ओके, हाँ बताइए। सॉरी, एक्चुअली प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है। हाँ सो कोई नहीं। हम जब डेटा टाइप्स देख रहे थे, इंट, फ्लोट एक्सेट्रा, हम हम्म। उनकी रेंज डिटरमिन करने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे थे, टू द पावर हाँ माइनस टू द हाँ पावर एन हाँ माइनस वन, राइट? हाँ तो इंटीजर और फ्लोट दोनों ही 4 बाइट्स हैं, तो हाँ। अकॉर्डिंग टू लेकिन दैट फॉर्मूला तो उनकी नहीं नहीं रेंज नहीं, सेम वो होनी चाहिए, फॉर्मूला बट ओनली इंटीजर्स पे ही काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह के लिए वो काम नहीं करता। ओके। हाँ, सिर्फ बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग इनके लिए। ओके। हाँ, क्योंकि क्योंकि जब फ्लोटिंग हम पॉइंट इंटीजर और का स्टोर मैक्स करने का वैल्यू या तरीका अलग फ्लोट। होता है। हम्म। क्योंकि पॉइंट वैल्यू भी स्टोर करनी होती है उसमें। ओके। ओके, तो ये वाला कोड देखा जो मैंने अभी आपको भेजा ग्रुप में? ये देखो, मैंने अभी इसे देखा, टेस्ट क्विकली किया था। किया। ये मैंने इसे अभी टेस्ट किया था। बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। आपको देखना है तो एक और बार टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं। रन। देखो, सबसे पहले किसका डेटा मांगा जा रहा है? इंडिया के अंदर यूपी का। मान लो 120 एमपी, एचआर, गोवा, न्यूयॉर्क, टेक्सास, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी, मेलबर्न। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो कंसोल को। देखो, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में आया है। थोड़ा सा और अच्छे से करना हो तो कर लेना। एक चीज़ और, अगर मैंने ये फॉर्मेटिंग नहीं की होती ये वाली, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं आता। ठीक है, मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग की है इसके अंदर। और 20 वैसे ज़्यादा हो गया, 15 ठीक था। सेव। रन। यूपी, एमपी, एचआर, गोवा, न्यूयॉर्क, टेक्सास, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी, मेलबर्न। देखो, ये दिख रहा है। दो पाइप साइन के बीच में कितना स्पेस होगा, आप सभी को क्या लगता है? वाह, देखो तुक्का कितना अच्छा लगा है। एग्जैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एग्जैक्ट 15 करेक्टर। कोइंसिडेंस? ठीक है। ये फॉर्मेटिंग मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया था? पहले ये पाइप साइन तो सिर्फ देखने के लिए लगाया है, ठीक है। परसेंट -15s, माइनस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, और मैंने अगर प्लस दिया होता तो राइट टू लेफ्ट आता। ठीक है, प्लस मतलब अगर कुछ नहीं दिया होता तो। ठीक है, आप लोगों ने सी में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पढ़े हैं? %d, %f, %s, %c। यस सर। हाँ, तो %s रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को। ठीक है, और स्ट्रिंग से पहले मैंने लगाया है -15s। माइनस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, ये जो आ रहा है ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है। ठीक है, और 15 का मतलब ये है, ये जो स्पेसिंग है यहां से यहां तक, ये टोटल 15 होगी। अब अगर आपका टेक्स्ट जो है 15 कैरेक्टर से कम है, तो जितनी 15 में से जितना बच जाएगा आपके टेक्स्ट आने के बाद, वो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे स्पेस फिल कर देगा। ठीक है, फिर अगला, अगर टोटल 15 कैरेक्टर हैं तो ये पूरा आ जाएगा और एक भी स्पेस नहीं आएगा, और ज़्यादा हुआ तो वो जो है लेआउट बेकार कर देता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे -15s लगाया। ठीक है, देखो बिल्कुल एकदम प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है इसका।
क्लियर? यहाँ से यहाँ तक 15 कैरेक्टर होंगे, 15 में से 2 3 4 5 6 7, 7 अगर ये हैं तो 8 स्पेसेस होंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप चाहो तो इसे गिन सकते हो, देखो ये सीधी लाइन ये आ रही है, NE 2 2 4 2 6 7 और ये 8, देख लो। ठीक है, ये जो printf नाम का फंक्शन है जावा के अंदर, ये फॉर्मेटिंग करने के लिए ही रखा गया है, ये जो printf है ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो भी वैल्यू आ रही थी इनके बीच में लगा दिया प्लस। प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेट, ज्वाइन करना। इसे जो है पूरा एज अ स्ट्रिंग लिया मैंने और स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करा दिया एक अच्छे फॉर्मेट में। आप लोगों को भी ये चीज आनी चाहिए। क्लियर सभी को? इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग घर पे इस फॉर्मेटिंग की। ठीक है, Okay. तो ये आपका था जैक्ड एरे। क्या बोलेंगे इसे? जैक्ड एरे। ये है हमारा जैक्ड एरे। ठीक है, Sorry, jagged मतलब? जैक्ड मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अनइवन हो। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? 4 पहली रो में, फिर अगली रो में 3, फिर अगली रो में 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स अगर अनइवन है तो उसे जैक्ड एरे बोलते हैं। ठीक है, Okay. ठीक है, तो ये जैक्ड एरे है। टेलीस्को ने 2016 में पढ़ाया था। लोग ना ट्रेडिशनल जो चलता आ रहा है उसको पढ़ते रहते हैं। अब लोग बस हमेशा शुरू से यही पढ़ रखा है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ऐड करना, फिर उसमें जो है क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करना, यही पढ़ रखा है बस। किसी को मतलब ही पता नहीं चलता क्यों आया है 2D एरे, कहाँ यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है। सब लोग वही ट्रेडिशनल जैसे पढ़ा दिया कॉलेजेस में, मैट्रिक्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स, वही पढ़ते हुए चल गए आगे। असली काम यहाँ आता है ऐसे केसेस में। ठीक है, अब मान लो किसी दिन ऐसी सिचुएशन आ गई आपको हर एक कंट्री के स्टेट स्टोर करने हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इंडिया के स्टेट्स बराबर होंगे यूएसए के स्टेट से? नहीं। नहीं। तो इसको स्टोर करने के लिए अब हमें कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एरे जो है ये जो है डेटा स्ट्रक्चर ही है जो कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जैक्ड एरे बना के उसको स्टोर कर सकते हो। इससे भी एडवांस है ये तो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क में आओ आप। डायनेमिक आपको लिस्ट मिल जाएगी, लिंक लिस्ट मिल जाएगा, सेट मैप सब कुछ मिलेगा। जावा ने क्या नहीं दे रखा। ऐसे ही नहीं जावा इतनी पॉपुलर है। ठीक है, तो इतना करो। नेस्टेड वाला आप लोगों को कुछ होमवर्क्स जो है मेरे को देने हैं। सुनिए, सबको ये मेरी रिपोजिटरी पता है जावा V1 वाली गिटहब की? गूगल
पे बस अमन तिवारी 8861 सर्च कर लेना, ये जावा V1 सर्च कर लेना, मिल जाएगी मेरी रिपोजिटरी। ठीक है, तो इसके अंदर जरा ध्यान से देखिए आप लोग, यहां पे वेरिएबल डेटा टाइप है, इसके अंदर चैप्टर 2 एक्सरसाइज डॉट txt, छोटे मोटे फॉर्मूले के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं। ठीक है, बहुत छोटे मोटे। फिर अगला टॉपिक, अगला आपका आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर ये दिख रहा है इफ एल्स एक्सरसाइज डॉट txt, ज़्यादा नहीं 26 क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, आप लोगों को इसको भी सॉल्व करना है। फिर आते हैं लूप्स पे। लूप्स में ज़्यादा नहीं 28 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। फिर ये लूप्स के अंदर ही एक फोल्डर है नेस्टेड लूप का, इसके अंदर नेस्टेड लूप एक्सरसाइज डॉट txt, इसमें पैटर्न प्रोग्रामिंग है। पैटर्न प्रोग्रामिंग सबसे अच्छा तरीका है लूप को सीखने के लिए। ठीक है, नेस्टेड लूप वगैरह को अगर आपको सीखना है तो पैटर्न प्रोग्रामिंग बेस्ट है। फिर अब आते हैं एरे पे। एरे के अंदर एक फाइल है एरे एक्सरसाइज डॉट txt, इसके अंदर बस 10 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 2D एरे एक्सरसाइज, इसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं। अगर किसी को लग रहा है कि ये क्वेश्चंस कम हैं तो एरे के अंदर एक फोल्डर है एक्सरसाइज नाम का, एक्सरसाइज डॉट txt, इसके अंदर ज़्यादा नहीं 79 क्वेश्चंस है बस। तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने में आप लोगों को जावा जो है एकदम लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी, एकदम प्रो लेवल की समझ लो। ठीक है, बस DSA से थोड़ा सा कम रह जाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छे लेवल की स्ट्रांग हो जाएगी अगर इतने क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने तो अभी तक हमारे 7 चैप्टर कवर हुए हैं। ठीक है, ओके। सो अब आपके ऊपर है आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो किस चीज की। सर लास्ट क्लास के कोड्स भेज देना ग्रुप पे जिसकी रिकॉर्डिंग डिलीट हुई थी ना। मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को शेयर कर दूंगा आपसे। ओके सर। आपसे मतलब ग्रुप में। चलो थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, कल ना आप लोगों का ऑफ होगा। ठीक है, कल एक्चुअली मेरे को कहीं पे जाना है। ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है इसीलिए, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा। तो आप लोग इनके पूरे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इन सब की प्रैक्टिस करना। ठीक है, और मैं आप लोगों को स्लाइड तो पहले भी प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उस स्लाइड या बुक के अंदर से ऊप्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज OOP वर्सेस फंक्शनल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल और यू कैन से प्रोसीजरल। ठीक है, देखो जब भी हम कोई भी चीज़ प्रोग्राम करते हैं तो उसको प्रोग्राम करने का
ठीक है, उसको प्रोग्राम करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनता है तो कुछ हम पैराडिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो हम लोग जो है शुरू से यूज़ करते हुए आए हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या होता था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती थी, ठीक है, क्या होता था, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। दैट मीन्स कि जैसे सी का प्रोग्राम हो गया तो उसमें फंक्शन बना बना के काम होता था। मेन फंक्शन बना लिया, ऐड फंक्शन बना लिया, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरीके से काम होता था फंक्शन बना बना के, लाइक दिस void add do something, void subtract do something, इस तरीके से काम होता था, ठीक है। तो एक टाइम तक बहुत अच्छे से इसके अंदर काम चला बिना किसी दिक्कत के, बट आगे जाके ना इन्हें एक दिक्कत दिखने लग गई। 1970s में जब सी आई थी तो वो जो फॉलो करती थी, वो क्या फॉलो करती थी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लाइक दिस। तो उसमें जो भी काम होता था फंक्शन बना बना के ही होता था, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी काम करना है फंक्शन बना के करते थे, लेकिन जब आपका कोड बेस बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में इन कोड्स को मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। उसको मेंटेन करना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, कपलिंग, तो ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत थी, ठीक है। ना ही इतना फ्लेक्सिबल रह जाता था, ना ही इसको जो है एक्सटेंड करना और मेंटेन करना मुश्किल पड़ जा रहा था। तो इस दिक्कत को देखते हुए सी में, इसी दिक्कत को देखते हुए 1979 के अंदर बजान श्रॉप्टस और उनकी जो पूरी टीम वगैरह थी, उन लोगों ने मिलके लॉन्च किया C++, ठीक है। कोई भी जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, वो क्या करती है ना, कुछ थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करके तब वो आती है, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है एआई सबसे पहली बार कब आया होगा, एआई का कॉन्सेप्ट कब आया? क्या लगता है आप लोगों को, नवंबर 2019 में आया जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ? नहीं, चैटबॉट्स बहुत पहले थे। नहीं नहीं, चैटबॉट्स एआई नहीं थे। मतलब बेसिक एआई। बोल सकते हो बेसिक एआई, बट जरा देखो, जो एआई था ना, सबसे पहले वो सिर्फ थ्योरी था पेपर पे, ऑन पेपर, ठीक है। वो 1900 के आसपास था, इधर ही कहीं लिखा होगा, देखना पड़ेगा। वाई नहीं, व्हेन, क्या लिखा हुआ है, 1956 AI came into existence as an academic discipline in 1956, while theoretical work and foundational concepts were developed in 1940s and early 1950s. बताओ, तो ये सारी चीजें, तो आ तो उसी समय गया था, लेकिन ऑन पेपर था वो, ठीक है। ऐसे ही जो ऊप्स है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पहले से थे, ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट पहले से थे, लेकिन वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तो C++ ने जो है, एक लैंग्वेज थी, स्मॉल टॉक थी, स्मॉल टॉक, डेल्फी वगैरह कुछ लैंग्वेजेस थी जो कि ऊप्स को पहले से फॉलो करती थी, ठीक है। तो उन लोगों ने उन लैंग्वेज से इंस्पिरेशन ली। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट होता है, जो है क्या कहते हैं, MCA वगैरह में, BCA वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी है, सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर बनाने का बस एक तरीका है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, OOAD is a software design approach that models a system using real world objects. ठीक है, तो ये पहले जो है क्या कहते हैं थ्योरी ही था, फिर बाद में जाके इसको जो है सबसे ज़्यादा बूस्ट मिली जब से वो C++ के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, OOAD ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अब यही कॉन्सेप्ट आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर वो उनको सपोर्ट करती है तो। ठीक है, तो आप लोग जो है C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सब OOP को फॉलो करती हैं, OOP को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक है, एस तो ऐसे ही लगा देते हैं ऊप्स सिस्टम के लिए। ठीक है, सो OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जो कि रिलेट करती है रियल वर्ल्ड से। जो काम जैसे रियल वर्ल्ड में होता है एग्जैक्ट इसी तरीके से OOP के अंदर भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपको रियल लाइफ में एक बिल्डिंग बनानी है, आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले रियल वर्ल्ड में एक बिल्डिंग बनानी है, बताइए क्या करोगे आप लोग? फ्लोर वाइज बनाएंगे। वाइज नहीं, सबसे पहले बिल्डिंग बनाने से पहले उसका आर्किटेक्चर तैयार होता है। हाँ हाँ। ठीक है, सबसे पहला काम होता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, मान लो मैं एक ब्लूप्रिंट बनाने जा रहा हूं, किसका? बिल्डिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्लूप्रिंट बनाओगे, एक तरीके का टेम्पलेट बनाओगे। एक ब्लूप्रिंट को देख के मैं कितनी बिल्डिंग बना सकता हूं? जल्दी बताइए। सेम टाइप की बहुत सारी। हाँ जी, ठीक है, तो n नंबर ऑफ बिल्डिंग बनाई जा सकती है सेम ब्लूप्रिंट को देखते हुए। सो क्लास जो है ये क्या है? एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट। ठीक है, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे क्लास की तो क्या बोल सकते हो आप? क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स which shares a common structure and behavior। ठीक है, like a template। ठीक है, क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच शेयर्स ए कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर जस्ट लाइक टेम्पलेट, और यू कैन से ब्लूप्रिंट। जावा हर एक चीज को किससे रिलेट करता है? रियल वर्ल्ड से। ठीक है, जावा हर एक चीज को रियल वर्ल्ड से रिलेट करता है। ठीक है, सो क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच शेयर्स अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो हम एक ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं। किसका ब्लूप्रिंट बनाने जा रहे हैं? बिल्डिंग का। ठीक है, अब एक ब्लूप्रिंट में क्या क्या चीजें मेंशन की जाती हैं? एक ब्लूप्रिंट में सिर्फ दो चीजें बताई जाती हैं। क्या क्या? एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। एट्रीब्यूट का मतलब डेटा। ठीक है, एक बिल्डिंग में क्या क्या डेटा हो सकता है?
एक बिल्डिंग का क्या क्या डेटा हो सकता है बताइए? इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है एक बिल्डिंग की? Floors, एग्जैक्टली। number of floors. फ्लोर्स, या मान लो कलर, या मान लो बिल्डर। ठीक है, अभी के लिए 4 ही ले लेते हैं। तो ये सारा बिल्डिंग का क्या हो गया? एट्रीब्यूट हो गया। नंबर ऑफ फ्लोर्स, नंबर ऑफ रूम, बिल्डिंग का कलर क्या है, बिल्डर कौन है। ठीक है, और बिहेवियर क्या क्या हो सकता है बिल्डिंग में? अभी के लिए डमी मैसेज लिख दे रहा हूं। कोई नहीं, तो खत्म होने वाली है। तो आप और भी बिहेवियर बना सकते हो। 5 मिनट। ठीक है, आप और भी जो है क्या कहते हैं यहाँ पे बना सकते हो बिहेवियर। जैसे कि पेंट हो गया, इसके वेरिएबल्स क्या क्या हुए, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर बना लिए एक बिल्डिंग के। ठीक है, लेकिन अभी ये तो सिर्फ ब्लूप्रिंट है। क्या है बस ये? ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट किसी काम का है जब तक हम उसे रियल वर्ल्ड में जो है इंप्लीमेंट ना करें। किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब इसी ब्लूप्रिंट को हमें रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्डिंग, ठीक है, कौन से ब्लूप्रिंट को देख के हम बिल्डिंग बना रहे हैं? इस वाले ब्लूप्रिंट को जिसका नाम है बिल्डिंग। मान लो मैं रख दे रहा हूं 5 मिनट, आईयूसी की बिल्डिंग इक्वल टू न्यू बिल्डिंग। मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, क्या नाम है? आईयूसी की बिल्डिंग। ठीक है, यही सेम काम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। जल्दी से आईयूसी की बिल्डिंग में कुछ डेटा डाल देते हैं। आईयूसी की बिल्डिंग में नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने रहेंगे? मान लो 10। आईयूसी की बिल्डिंग में नंबर ऑफ रूम्स मान लो 20।
आईयूसी की बिल्डिंग का कलर मान लो पिंक, ठीक है। फिर आईयूसी की बिल्डिंग को पेंट कर दो, परफेक्ट। अरे कलर तो लिखा ही नहीं, पेंट करना। बढ़िया। ये हमने वेरिएबल से पहले बिल्डिंग क्यों लिखा है? एक बात बताओ, जब भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हो, जैसे नम, तो इससे पहले ये डेटा टाइप बताते हो नहीं, नम से पहले? हाँ हाँ। तो अब जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, एक तरीके की क्लास है, ठीक है। तो ओके। क्लास इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड, और यू कैन से नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। ठीक है। वहां पे प्रिमिटिव में तो पहले से पता होता था कि भाई इसी तरीके की वैल्यू आएगी, ठीक है। इंट है तो इंटीजर आएगी, और जो कि सिंगल वैल्यू होल्ड करते थे। बट जो नॉन प्रिमिटिव है, इसमें हम बताते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आएगी और उसके अंदर क्या होना चाहिए। अब जो ये ठीक है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग टाइप का वेरिएबल है आईयूसी की बिल्डिंग। तो हाँ, आईयूसी की बिल्डिंग के अंदर कितने वेरिएबल आ सकते हैं, कितना डेटा आ सकता है? हमने उस बिल्डिंग क्लास में डिफाइन किया है। एग्जैक्टली। तो ठीक है। क्लास इज ऑल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर पढ़ा था, हाँ। स्ट्रक्चर को ही इवॉल्व करके क्लास बनाई गई थी। स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस अलाउड नहीं थे, सिर्फ वेरिएबल्स अलाउड थे, ठीक है। फिर सी प्लस प्लस में उसे इवॉल्व कर दिया गया, और वही चीज जावा भी फॉलो करता है। आप जो है जैसे स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल बनते थे, ऐसे ही क्लास के अंदर वेरिएबल और फंक्शन दोनों बनेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका स्ट्रक्चर था, ऐसे ही हमारे पास क्लास है, ठीक है। क्लास इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हमने एक क्लास बनाई, ओके। एक ब्लूप्रिंट बनाया, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल रखे, कुछ बिहेवियर रखे, फिर उसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया, फिर उसका डेटा सेट किया, डेटा सेट करने के बाद उसका बिहेवियर शो कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। चलो एक काम करते हैं, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक स्लाइड दे दूंगा, एक बार उसको रीड करके आना। मैं तो उसे समझाऊंगा ही कि एडवांटेजेस क्या क्या है ऊप्स के, ठीक है। फिर इसमें भी आएंगे हम, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं ऊप्स के अंदर। कहाँ गया ये रहा, मैंने आप लोगों को स्लाइड प्रोवाइड कर रखी होगी, जावा स्लाइड्स, नहीं होगा तो दोबारा दे दूंगा। ऊप सेशन 1 ये रहा, ठीक है। मैं ये स्लाइड आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। बस ये किसी को शेयर मत इसमें करना, ये मेरी पिछली कंपनी की स्लाइड है। अमन जस्ट एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। जो हमने रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू बिल्डिंग, हाँ, सो इज इट नेसेसरी टू कीप द ऑब्जेक्ट नेम सेम एज दिस थिंग बिल्डिंग, जो मेरा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप था? एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है, ये बिल्डिंग, ये कंस्ट्रक्टर है, अच्छा। ये ओके। कंस्ट्रक्टर है, और रूल है इसमें कि कंस्ट्रक्टर नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए क्लास नेम के, ओके। ठीक है। तो कोई नहीं, हम इसको नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर वगैरह को, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट। मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।